नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। शुरुआत करते हैं इस वक्त की खबरें हेडलाइंस के साथ। अरब मीडिया का बड़ा दावा, ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई अमेरिका से बातचीत को तैयार, शर्तों के साथ युद्ध खत्म करने पर सहमत। ट्रंप ने भी कहा 5 दिन में डील संभव। पश्चिम एशिया संकट पर पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच हुई बात। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने दी जानकारी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने पर हुई बातचीत। पीएम मोदी ने भी किया पोस्ट कर जानकारी दी। इस युद्ध से बनी वैश्विक परिस्थितियां अगर लंबे समय तक बनी रहती हैं तो गंभीर दुष्परिणाम तय है। पश्चिम एशिया संकट पर राज्यसभा में बोले पीएम मोदी, हालात चुनौतीपूर्ण लेकिन टीम इंडिया बनकर करना होगा काम। एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, फर्टिलाइजर जैसे मुद्दों पर बनाए 7 एम्पावर्ड ग्रुप्स। सरकार ईरान, इजरायल और यूएस के संपर्क में, जहां से संभव होगा वहां से खरीदेंगे तेल। पश्चिम एशिया संकट पर मंत्रियों के समूह ने की बैठक। खाद्य और गैस सप्लाई पर हुई समीक्षा। गृह मंत्री अमित शाह, एस जयशंकर, हरदीप पुरी, जेपी नड्डा रहे मौजूद। पश्चिम एशिया संकट को लेकर सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। कल शाम 5 बजे संसद भवन में होगी मीटिंग। इधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीडीएस और सेना प्रमुखों के साथ की हाई लेवल मीटिंग। अच्छे ग्लोबल संकेतों से बाजार में तेजी का मूड। निफ्टी वीकली एक्सपायरी पर बाजार बढ़त पर बंद। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी। निफ्टी बैंक करीब 2.5% की बढ़त के साथ बंद। रेलवे ने कंफर्म टिकट कैंसिल करने के बदले नियम। 72 घंटे पहले टिकट कैंसिल करने पर मिलेगा सबसे ज्यादा रिफंड, कटेगा न्यूनतम चार्ज। 24 से 8 घंटे के अंदर कैंसिलेशन पर सिर्फ 50% रिफंड। नए नियम 1 अप्रैल से लागू। वजन घटाने वाली दवाओं पर सरकार की सख्ती। दवा कंपनियों को किसी तरह की भ्रामक विज्ञापन या छिपा प्रचार नहीं करने के निर्देश। सरकार ने दी चेतावनी। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ होगी कड़ी कानूनी कार्रवाई। आईपीएल से पहले अमेरिकी कारोबारी कार्ल सोमानी ने खरीदी राजस्थान रॉयल्स टीम। करीब 15,289 करोड़ में बिकी। आईपीएल के इतिहास की सबसे बड़ी डील। मिडिल ईस्ट के हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच बातचीत हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट करके ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप से फोन पर मिडिल ईस्ट और होर्मुज के हालात पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने कहा कि वेस्ट एशिया में शांति बहाली की कोशिशों का वो समर्थन करते हैं। इससे पहले भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने एक्स पर पोस्ट करके ये जानकारी दी थी कि पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच फोन पर चर्चा हुई है। इसमें पश्चिम एशिया में तनाव पर चर्चा हुई। इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने पर भी बातचीत हुई है। और लक्ष्मण राय हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मण जी, बताइए, ये ताज़ा डेवलपमेंट आया है नई दिल्ली से। जी बिल्कुल, दरअसल अब से कुछ ही देर पहले भारत में जो अमेरिकी राजदूत है उन्होंने ये जानकारी दी कि प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच बातचीत हुई है। और अब प्रधानमंत्री मोदी ने खुद एक्स पर पोस्ट करके जानकारी दी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का फ़ोन आया था, यानी उधर से फ़ोन आया था और फ़ोन आने पर 2-3 मुद्दों पर काफ़ी चर्चा हुई। पहला तो ये कि खाड़ी के क्षेत्रों में जो हालात उत्पन्न हुए हैं उस पर कैसे तनाव को कम किया जाए, इस पर चर्चा हुई। और जो शांति के प्रयास किए जा रहे हैं, जो तनाव कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं, उसके समर्थन की बात हुई। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जिसको लगातार खोलने की बात चल रही है, जिसके बंद होने से पूरी दुनिया में एनर्जी का संकट खड़ा हो गया है, तो उसको खोले रखना है, ये बेहद ज़रूरी है। इसको लेकर के सभी देशों को प्रयास करना होगा। तो इस मुद्दे पर भी इस बातचीत फ़ोन कॉल में काफ़ी लंबी बातचीत हुई। तो मुझे लगता है कि अब तक जहां बिल्कुल जो बातचीत होती थी वो मिसाइल से बात होती थी, जो ड्रोन होते थे उस हमले से बात
बातचीत होती थी, अब ये बातचीत फोन कॉल से और आपसे राष्ट्राध्यक्षों की बातचीत हो रही है, तो अपने आप में एक कह सकते हैं सकारात्मक डेवलपमेंट है। ये ऐसे समय में बातचीत हुई है जब प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कहा राज्यसभा में जवाब देते हुए कि पिछले कुछ दिनों में लगातार 2 बार खाड़ी के देशों के राष्ट्राध्यक्षों से उनकी बातचीत हुई है। उन्होंने जानकारी भी दी कि अमेरिका से भी उनकी बातचीत हुई है, और अब जाके इस बातचीत का सामने आना इस बात का संकेत देता है कि अब रास्ते तलाशे जा रहे हैं, कैसे इस तनाव को कम किया जाए, खासतौर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कैसे खुले रखा जाए, इसमें पूरी दुनिया कैसे आपसी सहयोग बनकर निकलकर सामने आए, हर कोई कैसे अपना योगदान करे। तो ये काफी महत्वपूर्ण डेवलपमेंट देखा जा रहा है इस नजरिए से। और पश्चिम एशिया संकट पर मंत्रियों के समूह ने भी आज बैठक की है। आज खाद और गैस की उपलब्धता पर चर्चा की गई है। गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, हरदीप सिंह पुरी इस बैठक में मौजूद थे। लक्ष्मण जी, ये बताइए कि क्या हुआ इस बैठक में? देखिए, दरअसल इसमें सरकार ने अलग अलग कई सारे ग्रुप बना रखे हैं जो हर अलग अलग मुद्दे को लेकर के समीक्षा बैठक कर रहा है। लेकिन अभी जो सबसे महत्वपूर्ण बैठक हुई है इस मायने में यह है कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता खुद गृह मंत्री अमित शाह कर रहे थे। इस बैठक में हरदीप सिंह पुरी इसमें शामिल थे, विदेश मंत्री इसमें शामिल थे, जेपी नड्डा इसमें शामिल थे। और इस पूरे बैठक का 2 मुद्दा काफ़ी महत्वपूर्ण था। पहला कि गैस के हालात कितने हैं, गैस की सप्लाई क्या है, एलपीजी की सप्लाई कितनी हो रही है, एलपीजी कितना के लिए गैस हम कितना इंपोर्ट कर पा रहे हैं, एलपीजी की डिमांड कितनी है और कितनी डिमांड और सप्लाई में कितने का गैप है, क्या कमर्शियल एलपीजी को और ज़्यादा छूट देने की ज़रूरत यहाँ पर है या फिर हमें एहतियात बरतने की ज़रूरत है। बैठक में भी चर्चा हुई कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए और दूसरे स्रोत से कैसे गैस वाले टैंकर हमारे पास आ रहे हैं, इसको लेके हालात का जायजा लिया गया और संबंधित मंत्रालयों संबंधित विभागों को जरूरी निर्देश दिए गए। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बैठक का मुद्दा था वो था फर्टिलाइजर को लेकर के। दरअसल खरीफ फसलों की बुआई से पहले फर्टिलाइजर की किल्लत ना हुई, सरकार बार बार सुनिश्चित करना चाहती है। फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए सरकार ने पहले 30% गैस के आवंटन में कटौती की थी। अब वो कटौती की वजह से फर्टिलाइजर का उत्पादन उल्टे प्रभावित ना हो, ये कैसे सुनिश्चित किया जाए, फर्टिलाइजर सेक्टर को गैस की कितनी की डिमांड है, प्रोडक्शन कितना हो रहा है। तो इन सारे मुद्दों पर बातचीत हुई और कोशिश ये की गई कि प्राथमिकता दी जाए, घरेलू एलपीजी में कोई दिक्कत ना हो, फर्टिलाइजर कंपनियों को गैस की इतनी दिक्कत ना हो कि उनके प्रोडक्शन पर असर पड़े, फर्टिलाइजर का पर्याप्त स्टॉक रहे ताकि किसानों तक उसको पहुंचाया सके। इस मुद्दे में यह बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इससे पहले आज सुबह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तीनों सेना के प्रमुख थे और हालात का जायजा लिया गया, खाड़ी देशों से उपजे हालात को लेकर के और भारत को किस तरह के एहतियात बरतना इस पर चर्चा हुई। डीआरडीओ के चेयरमैन भी इस बैठक में मौजूद थे। और इसके बाद कल एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है जो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है। सभी विपक्षी दलों के नेताओं को सरकार बताए कि सरकार आखिर क्या कर रही है, उनके मन में जो शंका है उनका जवाब देने की कोशिश किया जा रहा है। तो लगातार बैठकों का सिलसिला यहाँ पे चल रहा है। जी, तो इस पूरे हालात से जुड़ी और भी खबरें हैं लक्ष्मण जी के पास, इस पर नज़र बनाए हुए लक्ष्मण जी। तो और कुछ खबरें बता दें आपको। आज राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा कि सरकार तेल, गैस, पेट्रोल, फर्टिलाइजर को दुनिया भर से भारत लाने की कोशिशों में जुटी हुई है, लेकिन उन्होंने युद्ध लंबा खींचने पर इसके दुष्परिणाम को लेकर भी अलर्ट किया। इसके अलावा पीएम मोदी ने कहा कि आम लोगों को दिक्कत ना हो, इसके लिए सरकार ने एलपीजी, पेट्रोल, डीजल और फर्टिलाइजर जैसे मुद्दों पर 7 अलग अलग एम्पावर्ड ग्रुप्स बनाए हैं। पीएम ने यह भी कहा कि शांति बहाली के लिए भारत सरकार ईरान, इजराइल के साथ साथ अमेरिका के भी संपर्क में है। युद्ध की शुरुआत के बाद से मैंने पश्चिम एशिया के ज्यादातर देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ 2 राउंड फोन पर बात की है। हम गल्फ के सभी देशों के साथ लगातार संपर्क में हैं। हम ईरान, इजराइल और अमेरिका के साथ भी संपर्क में हैं। हमारा लक्ष्य डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से क्षेत्र में शांति की बहाली का है। हमने डी एस्केलेशन और हॉर्मुज स्ट्रेट खोले जाने पर भी उनसे बात की है। कमर्शियल जहाजों पर हमला और हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में रुकावट अस्वीकार्य है। भारत ने नागरिकों पर, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर, एनर्जी और ट्रांसपोर्ट से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का विरोध किया है।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हॉर्मुज खाड़ी से रुकावट की वजह से सप्लाई प्रभावित हुई है, लेकिन भारत सरकार तेल गैस के जहाज भारत लाने के लिए प्रयासरत है और इसके नतीजे भी सामने आए हैं। लेकिन पीएम ने सावधान किया कि अगर संकट लंबा खिंचता है तो इसका दुष्परिणाम होना तय है। बीते कुछ दिनों में दुनिया के अनेक देशों से कच्चा तेल और एलपीजी से भरे जहाज भारत आए हैं। इस दिशा में हमारे प्रयास आने वाले दिनों में भी जारी रहेंगे। भारत का प्रयास है कि तेल हो, गैस हो, फर्टिलाइजर हो, ऐसे हर जरूरी सामान से जुड़े जहाज भारत तक सुरक्षित पहुंचे। लेकिन इस युद्ध से बनी वैश्विक परिस्थितियां अगर लंबे समय तक बनी रहती है तो गंभीर दुष्परिणाम तय है। ईरान वॉर से सबक लेते हुए भारत सरकार लॉन्ग टर्म प्लानिंग में जुट गई है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सरकार कच्चे तेल की तर्ज पर गैस का भी स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाने पर विचार कर रही है। एक बार फिर से चलते लक्ष्मण रॉय के पास। बताएं लक्ष्मण जी, क्या लॉन्ग टर्म नीति बन रही है? देखिए, दरअसल सरकार इस ईरान वॉर को एक सबक के तौर पर ले रही है कि कैसे भविष्य में ऐसे किसी भी घटनाओं से अपने आप को तैयार रखें। तो जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक सरकार सबसे ज़्यादा फोकस इस बात पर कर रही है कि अभी जिस तरीके के एलपीजी का संकट आया है, भविष्य में ऐसी कोई घटना हो तो एलपीजी का संकट ना आए। तो इसके लिए अभी सरकार कच्चे तेल के मोर्चे पर सबसे ज़्यादा आश्वस्त क्यों है? क्योंकि सरकार के पास कच्चे तेल का स्ट्रेटेजिक रिजर्व है। तो सरकार इस कोशिश में है कि जैसे कच्चे तेल का स्ट्रेटेजिक रिजर्व हमारे पास है, वैसे ही गैस का भी हम स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाएं। ये गैस का स्ट्रेटेजिक रिजर्व बना कच्चे तेल के स्ट्रेटेजिक रिजर्व की तरह आसान नहीं होता है। इसलिए सरकार इसके तकनीकी पहलुओं की पहले समीक्षा करेगी और समीक्षा करने के बाद गैस के स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाने के ऊपर सरकार अपना पहल करेगी। सरकार का हालांकि मानना है कि इसमें खर्च काफ़ी ज़्यादा आता है, लेकिन यहाँ पे आर्थिक दृष्टिकोण से इसको नहीं देखा जाएगा। इस प्रस्ताव को स्ट्रेटेजिक नज़रिए से देखा जाएगा। तकनीकी समीक्षा करने के बाद कितना, कब, किस तरीके से गैस का स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाना है, इस पर आगे बातचीत बढ़ेगी। रही बात कच्चे तेल को लेकर के, तो सरकार अभी कच्चे तेल के जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व है उसको बढ़ाएगी। 65 लाख मीट्रिक टन कच्चे तेल के स्ट्रेटेजिक रिजर्व को सरकार बना रही है, लेकिन सरकार का मानना है कि यह भी मीडियम टर्म प्लान है। आगे चलकर इससे ज़्यादा कच्चे तेल का हमारे पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व होना चाहिए, इसके लिए भी सरकार तैयारी करेगी। लेकिन इन सब के बीच दूसरी जो अलग अलग कदम उठाए जा रहे हैं वो ये कि एलपीजी पर निर्भरता कम किया जाए। इसके लिए पीएनजी को और ज़्यादा विस्तार दिया जाएगा। पाइप नेचुरल गैस की लाइनें ज़्यादा से ज़्यादा बिछाई जाएंगी। दूसरा, जो अल्टरनेट फ्यूल है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा, जो वैकल्पिक स्रोत हैं। मिसाल के तौर पर सरकार का फोकस होगा कि कैसे इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए माकूल पॉलिसी बनाई जाए। पहले से भी सरकार की कोशिश रही है, लेकिन उसमें और ज़्यादा तेज़ी लाई जाएगी। एथनॉल ब्लेंडिंग पर कैसे ज़्यादा फोकस किया जाए, तो ये सारे विकल्प सरकार अब तलाश रही थी। इस पर पिछले 10 साल से काम चल रहा था, लेकिन ईरान वॉर ने सरकार को एक तरफ से ऐलान दिया है कि इस पर और तेजी से आगे बढ़ने की जरूरत है ताकि कच्चे तेल और गैस के इंपोर्ट पर निर्भरता कम से कम की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 5 दिन के सीज फायर के बीच अरब मीडिया की तरफ से बड़ा दावा किया जा रहा है। अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार है। खामनेई ने युद्ध को ईरान की शर्तों के मुताबिक जल्द खत्म करने पर सहमति जताई है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरगची ने अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉक को गुप्त रूप से बताया है कि मुज्तबा खामनेई ने बातचीत के लिए अनुमति दी है। इससे पहले कल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान डील करना चाहता है और 5 दिन या उससे कम समय में समझौता हो सकता है। हालांकि ईरान ने किसी भी तरह की बातचीत से इनकार किया है। और आज इसी पर आवाज अड्डा में होगी बड़ी चर्चा। युद्ध विराम पर सस्पेंस। जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर। अच्छे ग्लोबल संकेतों ने आज बाजार का मूड बदल दिया। निफ्टी वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार ने दमदार वापसी की। सेंसेक्स और निफ्टी में अच्छी बढ़त रही। निफ्टी बैंक करीब 2.5% की मजबूत छलांग के साथ क्लोज हुआ है। कैसा रहा आज का कारोबार, बता रही कंचन नौटियाल।
तो पॉजिटिव ग्लोबल सेंटिमेंट के चलते वही रिफ्लेक्शन आज हमें अपने डोमेस्टिक मार्केट में भी आता हुआ दिखाई दिया है। अगर खास करके बात करी जाए बैंकिंग शेयर्स की तो अच्छी खासी तेजी यहाँ पे देखने को मिली है। इसमें एक चीज और भी थी कि ब्रोकरेज रिपोर्ट यहाँ पे आई है और ब्रोकरेज मान रही है कि आगे चल के नंबर्स हमें अच्छे देखने को मिल सकते हैं। मिड कैप स्मॉल कैप में भी अच्छा खासा जो रिवाइवल है आज के सत्र में आता हुआ दिखाई दिया है। अब बात करी जाए ओवरऑल सेक्टर्स की तो देखिए थैंकफुली सारे ही सेक्टर्स जो आज हैं वो हमें हरे निशान पे जाते हुए दिखे हैं। पीएसयू बैंक्स में, डिफेंस में, ऑटो में, इनफैक्ट आईटी में अच्छा खासा रिवाइवल था। ऑयल एंड गैस, कैपिटल गुड में भी अच्छी खासी जो तेजी है बनी हुई थी और मार्केट अच्छा था, जिसकी वजह से कैपिटल मार्केट का जो इंडेक्स है वो भी करीबन 3.5% की जो तेजी है उसके साथ बंद होता हुआ दिखाई दिया है। अब अगर बात करी जाए स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की तो लार्सन एंड ट्यूब्रो, क्योंकि इसका सीधा रिफ्लेक्शन हमें आता हुआ दिखाई देता है जो वॉर रिलेटेड स्टॉक्स है, तो यहाँ पे अच्छी खासी तेजी। इंटरग्लोब एविएशन, यहाँ पे रिपोर्ट आई थी और रिपोर्ट लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव अच्छा बता रही है। बजाज फाइनेंस और इटर्नल में भी शानदार तेजी जो है वो देखने को मिली है। लूजिंग पॉकेट की बात करी जाए तो कोल इंडिया, पावर ग्रिड एंटरप्राइजेज और सन फार्मास्यूटिकल में जो मंदी है वो देखी गई है। इसके अलावा बैंकिंग शेयर्स की जैसे कि मैं बात ही कर रही थी, काफी सारी रिपोर्ट्स आई है, उसके बाद ये जो रुझान है वो हमें देखने को मिला है। नोमुरा की रिपोर्ट आई थी और इसके अलावा आईटी सेक्टर आज काफी फोकस में है, अच्छी खासी तेजी, यहाँ पे भी अच्छा खासा रिवाइवल यहाँ पे भी आता हुआ दिखाई दिया है। इनफैक्ट अर्निंग एस्टिमेट भी कुछ रिपोर्ट्स ने यहाँ पे जाहिर कर दिए हैं। इधर रेलवे ने कंफर्म टिकट कैंसिल कराने के नियमों में बदलाव किया है। इसका सीधा असर अब लाखों यात्रियों पर पड़ेगा। नए नियम 1 अप्रैल से लागू होने वाले हैं। क्या है नए नियम, पूरी डिटेल बता रही है दीपाली नंदा। तो बिल्कुल, अगर कंफर्म टिकट की बात करें तो अब इसे कैंसिल कराने पर आपको कितना रिफंड मिलेगा ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आप ट्रेन छूटने से कितने समय पहले अपनी टिकट को कैंसिल करा रहे हैं। जो समय अवधि तय की गई है अब मैं आपको बता देती हूं। अगर आप ट्रेन डिपार्चर से 72 घंटे पहले टिकट को कैंसिल कराते हैं तो ऐसी स्थिति में पैसेंजर को सबसे ज्यादा रिफंड मिला जाएगा, न्यूनतम चार्ज यहां पर काटा जाएगा। वहीं अगर 72 से लेकर 24 घंटे के बीच में अगर आप टिकट कैंसिल कराते हैं तो 25% तक चार्ज इस स्थिति में कट जाएगा। इसके अलावा अगर आप 24 घंटे से लेकर 8 घंटे के अंदर टिकट को कैंसिल कराते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको सिर्फ 50% ही रिफंड मिलेगा। साथ ही साथ ट्रेन छूटने के 8 घंटे से कम समय के अंदर अगर आप टिकट कैंसिल करा रहे हैं तो फिर आप किसी भी तरह के रिफंड की उम्मीद नहीं करें, क्योंकि ऐसी स्थिति में जब ट्रेन छूट जाएगी या फिर 8 घंटे से भी कम समय रहेगा ट्रेन छूटने में, अगर ऐसी स्थिति में आप कैंसिल करा रहे हैं तो कंफर्म टिकट पर आपको किसी भी तरह का रिफंड नहीं दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दूं ये जो नए नियम है 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगे। और अब आप फिंगरप्रिंट और फेस आईडी के जरिए भी यूपीआई पेमेंट कर पाएंगे। एनपीसीआई ने छोटी पेमेंट में ये सुविधा शुरू की है। पूरी डिटेल बता रहे हैं आलोक प्रियदर्शी। बिल्कुल, भीम ऐप ने जो सुविधा लॉन्च की है उसके बाद यूपीआई पेमेंट करते वक्त न तो आपको पिन नंबर याद रखने की जरूरत होगी और न ही पेमेंट करते वक्त बार बार आपको पिन नंबर डालने की जरूरत होगी। ये काम आपके फिंगरप्रिंट या फेशियल रिकॉग्निशन से हो सकेगा। दरअसल एनपीसीआई ने अपने भीम ऐप में एक बड़ा फीचर लॉन्च किया है जिससे छोटी पेमेंट यानी 5,000 रुपए तक की जितनी भी पेमेंट होगी वो आप अपने फिंगरप्रिंट यानी सिंगल टच पॉइंट और साथ ही साथ फेस रिकॉग्निशन जरिए यानी कि फेशियल आईडी के जरिए आप पेमेंट कर सकेंगे। दरअसल कई बार होता यह था कि यूपीआई पेमेंट करते वक्त कई बार इनकरेक्ट पिन नंबर डल जाता था या फिर कई बार पिन नंबर भूल जाता था। ऐसी सिचुएशन में पेमेंट करते वक्त काफी दिक्कतें आती थी। लिहाजा जो एनपीसीआई ने यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अपने भीम ऐप में यह सुविधा लॉन्च की है जिसके बाद आपको अब पिन नंबर याद रखने की जरूरत नहीं होगी। सिंगल फिंगर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन या फेशियल ऑथेंटिकेशन के जरिए यह पेमेंट संभव हो सकेगा। शुरुआत में अभी ये 5,000 रुपए तक का मैक्सिमम पेमेंट है। उसके बाद अगर ज्यादा पेमेंट करना है तो अभी भी जो कन्वेंशनल पिन नंबर है उसके जरिए पेमेंट होगी, लेकिन छोटी पेमेंट में खासतौर से 5,000 रुपए के नीचे तक की पेमेंट में अब पिन नंबर डालने की जरूरत नहीं होगी। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए संसदीय कमेटी ने आईटी और गृह मंत्रालय को सोशल मीडिया, गेमिंग और डेटिंग ऐप के लिए केवाईसी और एज वेरिफिकेशन अनिवार्य करने की सिफारिश की है। कंपनियों को रिस्क वाले अकाउंट्स को हाईलाइट भी करना होगा।
पूरी जानकारी दे रहे हैं असीम मनचंदा। साइबर अपराधों को किस तरह से कम किया जाए और साइबर स्पेस में महिलाओं को किस तरह से सुरक्षित रखा जाए, इस पर एक संसदीय समिति बनी थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट आईटी मंत्रालय और गृह मंत्रालय को सौंप दी है। इस समिति ने बहुत सारी सिफारिशें की हैं। सबसे पहले इसने कहा है कि जो भी व्यक्ति यूजर्स सोशल मीडिया, गेमिंग वेबसाइट या डेटिंग ऐप का इस्तेमाल करते हैं, उनका केवाईसी जो है उनका अनिवार्य किया जाए और उसके साथ साथ उनकी उम्र का भी वेरिफिकेशन किया जाए। दरअसल ऐसे बहुत सारे मामले सामने आए जहां पर भी किसी व्यक्ति ने अपनी पहचान छुपाकर या किसी और दूसरे व्यक्ति की आइडेंटिटी को अपनाकर महिलाओं के साथ धोखाधड़ी की है। तो जो समिति है उसका कहना है कि अगर इसको वेरिफिकेशन को अनिवार्य कर दिया जाएगा तो इससे महिलाओं को सुरक्षा मिल सकेगी। इसके साथ ये भी कहा है कि जो कंपनियां हैं उनको बार बार यूजर्स का वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। अगर कोई कंपनी ऐसा नहीं करती है तो उसके ऊपर पेनल्टी भी लगाई जाए। तो अब समिति ने अपनी सिफारिशें दोनों मंत्रालय को सौंप दिए, तो हो सकता है कि दोनों मंत्रालय जल्दी इसके ऊपर कोई फैसला ले और नए केवाईसी अनिवार्य करने के ऊपर विचार करें। 20 मार्च को मोटापा घटाने वाली दवा सेमाग्लूटाइड का पेटेंट खत्म होने के बाद अचानक जेनरिक दवाओं की बाढ़ आ गई है। दवा के गलत इस्तेमाल और भ्रामक प्रचार को लेकर अब सरकार सख्त हो गई है। सरकार ने दवा कंपनियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे किसी तरह का भ्रामक विज्ञापन या छिपा हुआ प्रचार ना करें जिससे कि लोग गुमराह हों। सरकार ने क्या निर्देश दिए हैं, पूरी डिटेल बता रही हैं दीपाली नंदा। देखिए, कुछ ही दिन पहले मोटापा घटाने वाली दवा सेमाग्लूटाइड का पेटेंट खत्म किया गया था और उसके बाद से ही हम देख रहे हैं अचानक पूरी मार्केट में जो जेनेरिक दवाएं हैं उनकी बाढ़ सी आ गई है। दवा का गलत इस्तेमाल यहां पर किया जा रहा है और ये हम नहीं बल्कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कहा है। और इसी स्थिति को भांपते हुए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से सभी कंपनियों को आगाह किया गया है, उन्हें चेतावनी दी गई है कि वो किसी भी तरह का भ्रामक विज्ञापन या फिर दुष्प्रचार ना करें, किसी भी तरह की कुछ इस तरह की एडवर्टीजमेंट को बाजार में ना लेकर आए जिससे कि लोग गुमराह हो जाएं। साथ ही साथ आपको बता दें, एक बार फिर से डीसीजीआई की तरफ से ये कहा गया है कि बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के, बिना डॉक्टरी सलाह से अगर आप इन दवाओं का इस्तेमाल करते हैं तो साइड इफेक्ट्स का सामना करना पड़ सकता है, आपकी सेहत के लिए ये खतरनाक साबित हो सकता है। तो एक जागरूकता अभियान के तौर पर लगातार देश में अलग अलग जगह पर छापेमारी की जा रही है। 49 जगह है जहां पर छापेमारी की गई और इसमें खास तौर पर ऑनलाइन और ऑफलाइन फार्मेसी और साथ ही साथ जो स्लिमिंग क्लिनिक्स हैं जो धड़ल्ले से इस तरह की दवा बेचने का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। एक बार फिर से चेताया गया है कि अगर आप इस तरह की कोई कानूनी नियमों का उल्लंघन करते हैं तो कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, साथ ही साथ जुर्माना तो लगाया ही जाएगा और उनका लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने आज 1,03,000 करोड़ का बजट पेश किया। बजट का मुख्य फोकस पर्यावरण पर रखा गया है। दिल्ली सरकार ने बजट का 21% हिस्सा प्रदूषण नियंत्रण, नए वन क्षेत्रों के विकास और यमुना की सफाई जैसे काम के लिए रखा है। सड़कों को धूल मुक्त करने के लिए 1,352 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए देने के लिए 5,110 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा होली और दिवाली पर मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने के लिए 260 करोड़ रुपए रखे गए हैं। बजट में 1,30,000 स्कूली छात्राओं को साइकिल देने का ऐलान भी किया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि विकसित दिल्ली सिर्फ एक नारा नहीं है, सरकार इसके लिए लगातार प्रयास कर रही है। दिल्ली के बजट को इस बार हमने ग्रीन बजट के रूप में प्रस्तुत किया है, ग्रीन बजट के रूप में, और हर योजना को हमने ग्रीन लेंस से देखा है। इस बजट की हर नीति में पर्यावरण, हर योजना में प्रकृति और हर निर्णय में भविष्य की पीढ़ियों की चिंता समाहित है। इसलिए हमने पूरे बजट का 21% हिस्सा ग्रीन बजट के लिए आवंटित किया है। 28 मार्च से आईपीएल की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन इससे ठीक पहले राजस्थान रॉयल्स की टीम को अमेरिकी बिजनेसमैन कार्ल सोमानी की लीडरशिप वाले ग्रुप ने करीब 15,289 करोड़ में खरीद लिया है। यह आईपीएल के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी डील है। इस डील से पहले राजस्थान रॉयल्स में ब्रिटिश भारतीय कारोबारी मनोज बडाले के पास 65% हिस्सेदारी थी,
लेकिन अब काल सोमानी के पास राजस्थान टीम की पूरी हिस्सेदारी होगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन यहाँ खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप भी रहिए खबरों से अपडेट और इसके लिए जुड़े रहिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के साथ। नमस्कार।